नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पाकिस्तान कैसे मारा फिर रहा है, पाकिस्तान को कैसे डर सता रहा है और कैसे पाकिस्तान का झूठ एक्सपोज हो रहा है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगी। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में अब तक हाहाकार मचा हुआ है। शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान की फौज जिस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा चला रही है, उसके चलते पाकिस्तानी आवाम का उनके ऊपर से भरोसा उठ गया है। पाकिस्तान में उनकी जबरदस्त वजीहत हो रही है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद मंच से ये कबूल कर रहे हैं कि उनके एयरबेस को भारत ने स्ट्राइक से उड़ा दिया। शहबाज शरीफ को जहां मंच मिल रहा है, झूठ का प्रोपेगेंडा चलाने से हिचक नहीं रहे। शहबाज अब सीज फायर पर भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन शहबाज और उनकी टीम का झूठ उनकी ही आवाम पकड़ रही है और पोल खोल रही है। पाकिस्तान लाख झूठ बोलने की कोशिश करे, लेकिन सच बाहर आ ही जाता है गाहे बगाहे। अब जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है आसिम मुनीर हैं, उनकी तरफ से सच बताया जा रहा है, लेकिन झूठ में लपेटकर इस सच को बताने की कोशिश की जा रही है, जिसे पाकिस्तानी आवाम भी अब समझ रही है। खास मेहमान हमारे साथ रोज की तरह स्टूडियो में है। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी अस्थाना साहब हमारे साथ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर हमारे साथ हैं और एयर कॉमोडोर रिटायर्ड एस बहल साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। के सिन्हा सर, पाकिस्तान ने हमें जो कह रहा है, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत ने हमें संदेश दे दिया कि हम अंदर घुसकर मार सकते हैं। शहबाज शरीफ जो अभी तक झूठ बोल रहे थे, आज वो ये कह रहे हैं कि नूर खान एयरपोर्ट पर, एयरबेस पर भारत ने हमला किया। ये रात में आसिम मुनीर को फोन करके बताना पड़ा। प्राची, जय हिंद। आपके दर्शकों को भी जय हिंद। मैं शुरुआत आज कर रहा हूँ। देखिए प्राची, देखिए बोलते हैं सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। हाँ, तो ये जो बनावटी चीज़ें जिस तरह से दुष्प्रचार और पूरी इसमें मीडिया की तंत्र और बाहर के लोगों को वो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। और देखिए जो हमारे डीजीएमओ साहबों की ब्रीफिंग हुई है 2 बार, उसमें तो जब सैटेलाइट पिक्चर्स ही दिखा दिया तो वर्ल्ड की जितनी मीडिया है, जितने लोग हैं, पेंटागन तक के उनके जो जितने भी पेंटागन ऑफिशियल्स हैं, जब उन्होंने खुद अपने सैटेलाइट से इसको डाउनलोड किया तो ये सब चीज़ें अभी ये देखिए। वो आप बताइए, 7 तारीख को हमने पहला स्ट्राइक उधर किया, उनके 9 कैंपों को उड़ाई 7 तारीख को हुई थी। और वो बात कर रहे हैं किस रात की बात, 8-9 की रात की बात करें, तीसरे दिन है। मैं एक चैनल में सुन रहा था, यहाँ तो शायद उसमें नहीं आया, कि वो स्विमिंग कर रहे हैं। बताएंगे सर कैसे एक्सपोज किया है, वो बताएंगे आगे, लेकिन अब वो स्विमिंग कर रहे हैं। वो स्विमिंग कर रहे थे। सोचिए, एक देश का, हमारे प्रधानमंत्री को देखा ना, बैठक पे बैठक, और एक पूरा हमारा कमांड ऑफ रूम लगा हुआ है, जिसमें एनएसए हैं, तीनों चीफ हैं, हमारे सीडीएस हैं, उसमें फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारे फिनांस, इसको कहते हैं लगातार। मेरे ख्याल से 72 और 78 उनकी मीटिंग हुई है 96 आवर्स के। और ये स्विमिंग पूल के अंदर से उनको एक सिक्योर फोन से आता है और उनके सिपा सालार बोलते हैं, वो कह रहे हैं उनको कि वज़ीर आज़म साहब तबाह कर दिया आप। और क्या क्या चीज़ें। ठीक है, अब पाकिस्तान अपनी कोई इस तरह से करेगा, नन के एक्सपोज करेगा। मेरे ख्याल से 7 मई को जब 9 कैंपों के ऊपर हमला हुआ तो आसिम मुनीर साहब, वो जो आतंकी थे, उनके साथ किस तरह से अंदर घुस करके ये कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो अपने फुल के बोलते हैं रीत लेइंग भेज रहे थे। वहाँ रीत लेइंग कराया है, मरिया नवाज ने किया है, उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रीत ले। तो ये बताइए कि 8-9 की रात करके ये जो दिखावा करेंगे, हम कुछ नहीं हुआ, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे वो हमारे को आगे। अब बताइए ये कौन, ये तो सीरियसनेस बताता है ना कि पाकिस्तान को लेकर उनकी लीडरशिप कितनी सीरियस है और उनके लिए ये जब सब कुछ जो हो रहा था वो क्या था। भारत तो बता रहा था कि आप बॉर्डर पर हिमाकत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो सीने पर वार कर रहे हैं। और ये बात खुद एस बहल सर मान भी रहा है ना पाकिस्तान। शहबाज शरीफ के अगर बयान पर गौर करिए तो वो ये कह रहा है कि हमें भारत ने संदेश देने की कोशिश की, हमें भारत ने संदेश दिया कि हमें पता है आपके ठिकाने कहां पर हैं, आपके एयरबेस कहां पर हैं, कौन सा एयरबेस कितना इंपॉर्टेंट है। वो जिक्र सिर्फ नूर खान एयरबेस का कर रहे हैं शहबाज शरीफ, लेकिन हमने तो 11 तबाह किए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उन्होंने ये क्या किया कि क्या कहा है, उन्होंने कहा है जुम्मे का दिन था। इसका मतलब है क्या पाकिस्तान में जुम्मे के दिन लड़ाई नहीं होती? क्या अगर दुश्मन हमला करता है तो वो सो जाते हैं? वैसे तो सो ही हुए थे, क्योंकि हमारा कोई भी ड्रोन और मिसाइल तो इंटरसेप्ट कर नहीं सके। और सबसे अहम बात जो आ जाती है, हम नहीं कह रहे, इस बार हम नहीं कह रहे कि हमने मारा, हमने तो पिक्चर्स दिखाई हैं।
हमने तो सैटेलाइट इमेजरी दिखाई है, वीडियोस तो आप ही के देश के लोग दिखा रहे हैं, आप ही के चैनल में फेक न्यूज करके आ रहा है। और टॉम कूपर या डेविड वैंस या माइकल रूबन या क्रिस्टीन फेयर वो क्या कह रहे हैं कि भारत की जीत हुई है। वो ये भी कह रहे हैं कि जीत ही नहीं हुई है, पाकिस्तान बुरी तरह से हारा है। उन्होंने अपनी तरफ से भी बताया कि ए फील्ड्स और रेडार्स को हमने हिट किया है, एक दो भी नहीं 11 से 12 हिट किया है। यहां तक कि डेविड वैंस कहते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो एक कैंसर है उनके देश में। और क्रिस्टीन फेयर क्या कहती हैं? वो कहती है टेररिज्म एज अ टूल का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। अब तो हम नहीं, पूरा विश्व कह रहा है। हम तो सच्चाई दिखाते हैं, बोलते भी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हुए थे MiG-29 और S-400 के TEL के सामने, पर क्या उन्होंने एक बार भी बोला उसके बारे में? जिस रनवे पे लैंड किए वो तो पाकिस्तान ने कब का तबाह और बर्बाद कर दिया था, नहीं बोलते। और पाकिस्तान का नाम एक्चुअली आतंकिस्तान के साथ झूठिस्तान भी रखना चाहिए। झूठ तो उसका एक्सपोज हो रहा है और पाकिस्तानी आवाम ही झूठ एक्सपोज कर रही है। वो अपने नेता के एक एक लाइन को पकड़कर सवाल पूछ रही है कि हमें बरगलाने और बहकाने की कोशिश क्यों की जा रही थी। अस्थाना सर, 23 मिनट का ट्रेलर अभी पाकिस्तान को भारत ने दिखाया है। 90 घंटे में हमने बता दिया कि पाकिस्तान में कितनी तबाही भारत मचा सकता है। क्या उसी का डर है? क्या उसी भारत की सटीक कार्रवाई का डर है कि अब दबी जबान में ही सही, लेकिन शहबाज शरीफ भी ये बोल रहे हैं कि भाई हम पर हमला हुआ और हमें तबाह किया गया। देखिए, इस जो 23 मिनट की आप बात कर रही हैं उसमें ना सिर्फ उनके एयरफील्ड्स को डैमेज हुआ है और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, उनकी साइकोलॉजी को बहुत भयानक धक्का लगा है। क्योंकि उनको, जैसा कि उन्होंने बोला कि अंदर घुस के मारा है, तो ये अंदर जाकर मारने वाली जो सिचुएशन है ये काफ़ी हद तक उनके जहन में रहेगी। दूसरी चीज़ जो मेरे को पैनलिस्ट भी बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा एम्पलीफाई करूँगा। मीडिया चाहे जो मर्जी बोले, आजकल पता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ज़माने में प्रोपेगेंडा भी होता है, झूठ भी बोला जाता है, लेकिन जो मार्केट होती है वो एकदम रियल असेसमेंट करके अपने पैसे लगाते हैं जिसने पैसा लगाना है। जाहिर है कि जब से ये हुआ, उनके चीनी हथियारों की जो मार्केट है उनके शेयर एकदम डाउन हो गए, तुर्की के हथियार के मार्केट के शेयर एकदम डाउन हो गए, और भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके शेयर एकदम जंप करे। तो ये एक चीज़ को जाहिर करता है कि सबको पता चल गया कि पाकिस्तान के पास में जो, और यही नहीं, अमेरिका भी, जो शुरू में आपने देखा था, जो वेस्टर्न मीडिया है ये सारा पेड मीडिया होता है जो आर्म्स डीलर पे करके रखते हैं कि उनके जो भी हथियार हैं उनके खिलाफ कुछ भी अगर आए तो किसी तरीके से कहानी पलट दी जाए। तो ये एक स्ट्रेटजी के तहत होता है। अब शुरू में आप देखेंगे वेस्टर्न मीडिया भी अगेंस्ट बोल रहा था और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा अपनी तरफ वेस्टर्न मीडिया में चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर कुछ समय के बाद में जब हमारे DGMOs ने और सारी की सारी सैटेलाइट पिक्चर्स निकली, उन्होंने अपनी सैटेलाइट पिक्चर से देखा, सैटेलाइट पिक्चर तो छोड़ो, लोगों ने गूगल से देखा, गूगल मैप में भी दिखाई दे रहा था। तो ये जब सामने आया तब मीडिया को, वेस्टर्न मीडिया के दिमाग में भी ये आया कि अब तो हमारी क्रेडिबिलिटी का सत्यानाश हो जाएगा अगर हमने इस कहानी को और चलाया। उसके बाद में आप देखेंगे कि सब वेस्टर्न मीडिया ने यू टर्न किया और ये बताना का कोशिश की। और यही नहीं, ये उपलब्धि बड़ी बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि वेस्टर्न इक्विपमेंट, इनके एयर डिफेंस सिस्टम जो कि माना जाता था कि बहुत स्ट्रांग है, उसको कैसे साइलेंस किया गया ये अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा है। सर, आप झूठ का जिक्र कर रहे हैं, बात को यहीं से कंप्लीट करिएगा। एक जरा तस्वीर दिखा देते हैं या एक बयान सुनवा देते हैं, या पाकिस्तानी आवाम अब कितना भरोसा कर रही है अपनी लीडरशिप पर या आसिम मुनीर पर, और कैसे उनका मखौल उड़ा रही है, कैसे थू कर रही है, कैसे शहबाज शरीफ की एक एक लाइन की पोल खोली जा रही है, वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। मेजर जनरल अस्थाना सर, अब देखिए, वो कह रहे हैं कॉमन सेंस हमारी लीडरशिप यूज नहीं कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री यूज नहीं कर रहे हैं। ये झूठ है जो बताया जा रहा है, ये झूठ है जो समझाया जा रहा है। सीज़फायर पाकिस्तान ने मांगा, अपनी आवाम में अपना फेस सेव करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन अब तो वो भी नहीं चल पा रहा है। इसी झूठ की बात आप भी कर रहे थे सर। बिल्कुल, ये झूठ चल नहीं पाएगा। और उस समय जाहिर है कि अभी जो उनके लोग हैं, ये जितने एयरफील्ड्स हैं वो सारे नज़र आ जाते हैं, जितने टेरर कैंप है वो सिविल इलाकों के पास हैं। तो ऐसा नहीं है, लोगों ने अपनी आंख से देखा है कि हुआ तो हुआ क्या। और ये जो भी नैरेटिव ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी सबको पता है। अब दूसरी मुसीबत ये आ रही है कि ये तो चलो आप एक नैरेटिव बदल रहे हैं, अभी पानी के नाम से अब जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 2 साल से तो आप अभी तक मानने को तैयार नहीं थे जब हम बोल रहे थे कि इंडस वाटर ट्रीटी रीनेगोशिएट कीजिए। अब भागे भागे फिर रहे हैं कि सर हमसे बात कर लो,
अभी हम रीनेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। तो ये तो भारत ने नहीं मांगा, तो ये तो साफ नजर आ रहा है। और ये इसके ऊपर तो अब क्या बोल सकते हैं वो, उन्हें भी पता है कि इसके भारत को तो पानी की जरूरत नहीं है ना, भारत तो अपर रिपेरियन है और पानी तो भारत से जाता है पाकिस्तान में। तो अब ये उस मुताबिक भाग रहे हैं और जो जनता है उसके लिए जो ये पानी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इनके झूठ के। तो वो अभी ये उम्मीद करेंगे इनसे, शहबाज शरीफ जी से, कि कृपा करके स्विमिंग ना करें और पानी का बंदोबस्त करें। ये अच्छी बात सर आपने कही। अब एक एक झूठ के सिन्हा सर एक्सपोज हो रहा है ना, इंटरनेशनल मीडिया में आपने थू करा ली, आपने बच्चों वाली एडिटिंग की, आपने जो प्ले होते हैं, जो गेम होते हैं, उसमें से आपने प्लेन निकाले और उसका फोटो चिपकाने की कोशिश की, आपने यहाँ बेवकूफ़ी की, आपने झूठी झूठी कहानी बताई, ऐसी ऐसी जगह पर हमारे एयरबेस या पोर्ट होने की बात कही जहां है ही नहीं, आपने ये झूठ फैलाया। अब आप ये कह रहे हैं कि सीज फायर की मांग भारत ने की और कुछ तालियां जो वहीं पे बैठे हुए लोग हैं उनसे आप बटोर रहे हैं, लेकिन असली एग्जाम तो जनता के सामने है ना। ये जनता तो कह रही है कि झूठ बोल रहे हैं आप। एब्सोल्युटली। देखिए प्राची, जो पाकिस्तान को जो एक्सपोज किया है, आप लोग ऐसे जो मीडिया वॉरियर्स हैं लगातार 96 आवर्स तक इसको बिना रुके हुए पल पल एक चीज हुआ आपने बताया। देखिए अभी क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी मैं कहता हूँ मीडिया वॉरियर हैं जो इस तरह की सच्चाई को दिखाते हैं। वो 4 चीज बड़ी बात की, सीज फायर, भारत को थप्पड़, बिस्मिल्लाह कर लो और फजर का टाइम। अब फजर का टाइम क्या होता है, ये शायद हमारे आपके दर्शक जानना चाहेंगे। इसको फजर का टाइम कहते हैं, ये मॉर्निंग में जब आप पहली नमाज पढ़ते हैं उसको फजर का टाइम कहते हैं और ये वैरी करता है आपकी लोकेशन। तो पाकिस्तान का मैं सर्च कर रहा था फजर के टाइमिंग क्या था, तो ये 3:45 मॉर्निंग का समय था। ठीक है। तो ये एक बात वो कह रहे हैं कि हमें शायद वो पढ़ रहे थे, अब वो कहते हैं मैं स्विमिंग कर रहा था, फिर फजर कर रहा था, कर क्या रहे थे पता नहीं। उसके बाद कहते हैं भारत ने सीज फायर मांगा, सीज फायर, हमने ऐसा थप्पड़ मारा। और इनके सिला साहब जो एक जिहादी हैं आसिम मुनीर साहब, वो कहते हैं कि उन्होंने रिंग किया और मैं उनको बोला कि वाह बिस्मिल्लाह कर दो, मैं कर लो सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह का शुरुआत करो। अब आप बताइए, और वहाँ के ही लोग, क्योंकि 345 में मैं इधर उस दिन जब हम कहते हैं रावलपिंडी की जो नूर बेस है तो एयर बेस पे, उस समय तो हमारे गोले जा रहे थे, आपने सुना, और हमने कहा कि वो थे हमारे ब्रह्मोस, यही है ना। अब तो खुल के आ गया, 15 ब्रह्मोस गए हैं और वहां से कैसी। और एक भी बात ये आती है, अभी आप देखिएगा कैसे झूठ मैं दो कर रहे हैं। इसके बाद कहता है पाकिस्तान की हमने जो उनकी कमांड एंड कंट्रोल जो होती है न्यूक्लियर कमांड का, हमने एक बैठक बुलाई थी। हाँ। तो इस बैठक में प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होगा, या बिस्मिल्लाह कर रहा होगा, या वहां पर अपनी नमाज वगैरह कर रहा, या स्विमिंग कर रहा था, सवेरे स्विमिंग करना, या तो देखिए ना बच्चों वाली बातें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये बता रहे हैं, सीज फायर, भारत को बड़ा थप्पड़ मार दिया, एक फतिंगा नहीं उड़ा हमारे यहाँ। एक आप बताइए, इसी बात पर एक और मुहर लग रही है सर, पाकिस्तानी मूल के ही एक और पत्रकार हैं, वो भी यही पूछ रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान तो सबूतों के सामने पूरी दुनिया के सामने आया है, आपके सबूत कहाँ हैं? ये पत्रकार है मोईद पीरजादा, इनकी बातें आपको सुनाती हूँ। ये पाकिस्तान की ऐसी पोल खोल रहे हैं कि शहबाज शरीफ और मुनीर की सच्चाई सामने आ रही है। मोईद पीरजादा ने सीधे शहबाज सरकार से सवाल पूछते हुए कहा है कि पाकिस्तान की भारत में स्ट्राइक के सबूत कहां हैं। मोईद ने कहा कि भारत ने तो पाकिस्तान में बेहद सटीक स्ट्राइक की, सैटेलाइट इमेज के सबूत दिखाए, लेकिन पाकिस्तान अब तक भारत में तबाही की एक भी सैटेलाइट इमेज क्यों नहीं दिखा सका है? सुनिए जरा। अब पाकिस्तान के पत्रकार ही हैं जो कह रहे हैं कि 48 घंटे अगर और भारत एक्शन में होता तो हमें तबाह कर देता, हम बर्बाद हो जाते, अमेरिका के पास हम चले गए, अमेरिका ने पाकिस्तान को बचा लिया, लेकिन आगे अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा और जिस न्यूक्लियर पावर होने की धमकी पाकिस्तान दिखाता है वो भी नहीं दिखा पाएगा। तो ये सच्चाई है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म भारत का लगातार जारी है और अब पाकिस्तान की भी पोल खुल रही है और पाकिस्तान की पोल खोल रहा है उसकी ही आवाम, उसकी ही जनता उसकी पोल खोल रही है और सवाल पूछ रही है कि अगर आपने भारत को नुकसान पहुंचाया है तो सबूत कहां हैं? क्योंकि हिंदुस्तान तो सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने आया है और इंटरनेशनल मीडिया भी ये मान रही है कि भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, तस्वीरों के साथ वो नुकसान सबके सामने आ रहा है। अगर पाकिस्तान ने कुछ किया है तो उसकी
तस्वीर कहां पर है? ये मोईद पीरजादा बहल सर जो अभी कह रहे थे कि 48 घंटे अगर और भारत हमें मारता तो फिर तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। वो ये भी कह रहे हैं इस बार तो अमेरिका ने बचा लिया, अगली बार तो अमेरिका भी नहीं बचाएगा। आपने अगर कुछ किया है तो कुछ तो दिखाइए, कुछ तो बताइए। वो 2 मारे हुए ड्रोन की तस्वीर क्यों दिखाते हैं? आप बताइए ना, आपकी मिसाइल ने क्या किया, आपने भारत के कौन से एयरबेस पर क्या किया? बिल्कुल प्राची जी, जैसे कि आप इतने बड़े मीडिया वॉरियर हैं, मेरे को एक चीज लगती है कि जितने भी पत्रकार हैं विश्व में, चाहे वो हमारे देश में हो, पाकिस्तान में हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर हो, एक दिन वो उनके मुंह से सच जरूर निकलता है और वो सच के लिए ही मीडिया जाती है। उसका जो बेसिक सोर्स है मीडिया का एनर्जी का, वो है सच को फाइंड करना। तो कहीं ना कहीं पत्रकार कितना भी पैट्रियोटिक हो, वो एंड में सच बोलता ही है और इनके मुंह से भी, पीरजादा के मुंह से भी सच निकला। अब दूसरी बात आती है, न्यूयॉर्क टाइम्स की हम बात कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स को किसी जमाने में इस्लामाबाद टाइम्स भी कहते थे, क्योंकि जो इस्लामाबाद बोलता था उसी के वो लोग छाप देते थे। शुरू में तो उन्होंने ये भी कहा था हमारे 4-5 जहाज उड़ा दिए गए, रनवेज डैमेज हो गए, पर बाद में उनको खुद अपने आप बदलना पड़ा जब सैटेलाइट पिक्चर्स आई। और भारत की एक बड़ी अच्छी चीज थी कि जो जनरल साहब ब्रेक में कह भी रहे थे कि हमने यूएवीज का इस्तेमाल किया और जितने भी हमारे टारगेट सिस्टम्स थे, 1-2 जो बहुत ही डीप में थे उनको छोड़ के बाकी टारगेट सिस्टम्स पे हमारे पास यूएवी की भी पिक्चर्स थी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की, जो हमने दिखाई है टारगेट को डिस्ट्रॉय होते हुए, वेपन को जाते हुए, टारगेट को डिस्ट्रॉय होते, खासकर जो पीओके और पास में लाहौर के पास के एरियाज हैं। अब एक और बड़ी अहम चीज आती है कि हमने जो अभी अटैक्स किए हैं, ये तो डेमोन्स्ट्रेशन अटैक्स थे। ये भारत की 5 से 10% शक्ति भी नहीं डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। अगर हम एक्चुअली में अपनी शक्ति डेमोन्स्ट्रेट करते तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होता। और ये डेमोन्स्ट्रेशन के बाद आज, जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, हमने आपको प्रोबेशन में रखा है, हम आपके बिहेवियर को देख रहे हैं। कल अगर आपने फिर कोई दुस्साहस किया, मिस एडवेंचर किया, तो उसका जवाब बहुत स्ट्रांगली दिया जाएगा और वो एक और एस्केलेशन लेवल होगा जो कि आपने अभी तक देखा नहीं। हमने आपका न्यूक्लियर ब्लफ को एकदम बर्बाद और तबाह कर दिया। इसका मतलब है कि कन्वेंशनल स्पेस के अंदर भी हम आपको बहुत बड़ा लेसन सिखा सकते हैं। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा। क्रिस्टीन फेयर, उन्होंने कहा था, उनसे पूछा गया क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान टेररिज्म का इस्तेमाल करता है, तो कहते हैं जरूर करता है। टेररिज्म एज अ टूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है उनकी। दूसरी चीज उनसे पूछी गई कि क्या अब पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बिहेवियर में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, तो कुछ समय के लिए तो वो मान गई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि लॉन्ग टर्म में शायद पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बिहेवियर में शायद चेंज ना आए और फिर वो भी एक और ऐसी हरकत करने की कोशिश करें। मैं पाकिस्तान को यहां कह रहा हूं, हमने आपके गले में एक फंदा डाला है IWT का, हमने आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई है। हम आपका पानी भी रोक देंगे और खून की नदियां आप कितनी भी बहा लें, उसमें पानी नहीं बहेगा जब तक खून जो है नदियों के अंदर जाना बंद नहीं होगा। देखिए, आतंकिस्तान को खत्म करना है, आतंकवाद को खत्म करना है। और जैसे सर अभी कह रहे थे, प्रोबेशन पीरियड पर है पाकिस्तान और यही प्रोबेशन पीरियड पाकिस्तानियों की दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है। भारत में बैठकें हो रही हैं। कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री मौजूद थे, NSA मौजूद थे। तो उन बैठकों को देखकर पाकिस्तान के अंदर डर पैदा होता है और पाकिस्तान ये सोचता है कि भारत अब पार्ट 2 में क्या करने जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके से लेकर पाकिस्तान की बहावलपुर और मुरिद्के में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान पहले दिन से दावा कर रहा है कि भारत ने अपनी स्ट्राइक में मस्जिदों को निशाना बनाया। अब पाकिस्तानी ही इस दावे की भी पोल खोलते नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे पूरा मरकज ऑपरेट किया जा रहा था। सिन्हा सर, पाकिस्तान के जो ये रिपोर्टर हैं खुद ही बता रहे हैं कि मस्जिद के पास दफ्तर में क्या काम होता था, अब ये तो दुनिया को बताने की जरूरत है नहीं। टाइम भी बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं। अगर 12:26 से 12:30 का टाइम है तो अपने यहाँ 1 बजे के आसपास का समय रहा होगा। उसी वक्त भारत ने सटीक स्ट्राइक की है और उड़ा दिया गया लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को, जहां अबू जुंदाल नाम का आतंकी मारा गया। प्राची, देखिए ये इतनी बड़ी प्रूफ, देखिए हम तो सैटेलाइट इमेजरी देख रहे थे, हम आप पाकिस्तान के अंदर नहीं जा सकते, मगर वहाँ के रिपोर्टर, और मैं उनको बहुत उसकी दाद देता हूँ कि इतनी सटीक रिपोर्टिंग और दिखाना और पूरे विश्व में आपके पास भी है। इससे बड़ी प्रूफ क्या है? सैटेलाइट में तो आप अंदाज़ा लगाते हैं, वो कहते हैं, और उन्होंने एक तारीख दी है 1987, यही समय मैं भी यही कहता हूँ, यह जौल हक का ज़माना था, उसके बाद उनको वो मारे गए थे।
तो 87 में ही जो पूरा आतंकवाद का फैक्ट्री बनाया गया था जिसको मरकज कहते हैं, और उन्होंने बताया कि मरकज हाफिज जो आपका मुरेदके में है, और ये सब जानते हैं। और देखिए ये कहाँ है, उसके नीचे लाहौर पड़ता है और साउथ में लाहौर है जहाँ 4 कोर है, और इसके ऊपर में गुजरनवाला है, वहाँ उसकी 30 कोर है। 2 कोरों के बीच का ये जगह है और दूरी ज़्यादा नहीं है। तो जितना भी इसको कहते हैं, बिकॉज ये लश्कर तोयबा का मरकज है, और मरकज का मतलब होता है सेंटर। वहाँ पर जितने, जैसे हमारे यहाँ भी जो सेंटर्स होते हैं, जैसे मैं सिख रेजिमेंट का हूँ तो हम कहते हैं सिख रेजिमेंट सेंटर, और वहाँ कहते हैं मरकज। वहाँ पर बलूचों का मरकज है, तो उसी तरह ये मरकज हाफिज सईद का मरकज सेंटर है। तो आपने बहुत बताया, यह कोई मस्जिद नहीं, हाँ उसके अंदर हो सकती है उनकी इबादत, तो आप करेंगे तो वो चीज़ें होंगी उसमें डैमेज, उसको कोलैटरल डैमेज कहते हैं। और सबसे सटीक जो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, 12:26 ये क्लॉक शुड बिकम, आई थिंक इंडिया शुड ऑल्सो पिक अप दिस क्लॉक एंड शो एवरीवेयर। 12:26 भले इनकी घड़ी इधर उधर हो, अगर ये आपको दिखाता है कि कब हमने किया, और इसको आप को रिलेट कर सकती हैं पूरा। और हमारे एमओ में बैठे हुए जो एमओ एयर हैं, या वो सारे चीज़ इसको एनालाइज कर, इससे बड़ी प्रूफ क्या हो सकती है, आप बताएं। नहीं, प्रूफ तो है, और ये प्रूफ मेजर जनरल अस्थाना सर, ये तो खुद पाकिस्तान की रिपोर्ट्स बता रही हैं। वो मस्जिद चिल्लाता रहा जब से भारत ने स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने कहा हमारी मस्जिदों को तबाह किया गया, हमारे मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, लेकिन मस्जिद के पास दफ्तर है, और उस दफ्तर में क्या काम होता है जब ये पाकिस्तान का रिपोर्टर ही बता रहा है, जब पाकिस्तान की आवाम ही बता रही है, तो बहुत कुछ अब दुनिया के सामने रखने के लिए बच नहीं गया है। सब समझदार है, सबको समझ में आ रहा है कि इस मरकज में क्या काम हुआ करता था। बिल्कुल। और जब इनका जनाजा निकल रहा था, उसमें जो उनके अफसर वहाँ पर मौजूद थे, एक टेररिस्ट उनको लीड कर रहा था, अफसर पीछे खड़े थे, और जो ये दिखाई गई उनकी माला भेजी उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और आसिफ मुनीर ने, वो भी साफ नज़र आ रहा था। दूसरी चीज़ ये इनएडवर्टेंटली, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इनका मोराल बूस्ट करने के लिए जितने भी ये टेररिस्ट हैं खुल के सामने आना पड़ेगा, तो ये सामने आए, और उसी से पूरे विश्व को ये पता चल गया कि पाकिस्तानी मिलिट्री और टेररिस्ट दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। और अगर ये निर्दोष इंसान थे, जैसे 14 करोड़ का जो पैकेज इनको दिया जा रहा है, 14 लोगों जो मौलाना मसूद अजहर के जो रिश्तेदार मरे हैं, उनको 14 करोड़ का मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में जो नॉर्मल आदमी है उसको अगर वो मरता है तो उसको, मुझे नहीं लगता कि कोई मुआवजा दिया जाता है किसी भी किस्म का। तो जाहिर है ये लोग नॉर्मल आदमी नहीं है, कोई सिविलियन नहीं मारा गया, सारे टेररिस्ट ही मारे गए, और हाई प्रोफाइल टेररिस्ट मारे गए। तो ये बातें धीरे धीरे सब सामने आ रही हैं, और इन चीज़ों को भी भारत ने हर जगह दिखाया है। आपके चैनल पे भी ये बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। ये जो सिचुएशन है कि इन टेररिस्ट के जनाजे में सारे के सारे मिलिट्री ऑफिसर वहाँ पहुँचे, तो अब झूठ की ज़्यादा गुंजाइश रही नहीं है। पता उन लोगों को भी है, अब यह है कि किस तरीके से अपना फेस सेविंग की जाए, और किस तरीके से अपने पाकिस्तानी आर्मी का वर्चस्व जो वो समझते हैं कि पावर के लिए ज़रूरी है, उसको बरकरार किया जाए। अब जो दूसरी कलई खुलने वाली है वो है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। वो धीरे धीरे और खबर आएंगी, तो इनको लगेगा कि इनको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। नहीं, फेस सेविंग का वक्त अब एयर कॉमोडोर सर रह कहाँ गया है इस पहल सर, कहाँ रह गया? फेस सेविंग किसके सामने करेंगे? आपकी सच्चाई जो है पाकिस्तान की, उसे आपके रिपोर्टर दिखा रहे हैं, आपकी आवाम आपसे सवाल पूछ रही है, आपको कोसा जा रहा है आवाम की तरफ से। आसिम मुनीर को सीधे सीधे कहा जा रहा है कीड़े पड़ेंगे, बता दो हमें आपने पाकिस्तान ने भारत के साथ क्या किया, लेकिन कुछ है नहीं बताने के लिए, सिर्फ सुन रहा है आसिम मुनीर। कुछ बताने के लिए हो तब तो ना दुनिया के सामने रखे या अपनी आवाम के सामने रखे। प्राची जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप अभी इनका रिस्पांस देखें, कंफ्यूज्ड है, झूठ से भरा हुआ है। जो इनकी ही जो पत्रकार हैं या दूसरे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो क्लियरली दिखा रहे हैं फेक न्यूज, और जो ये पार्लियामेंट में बोलते हैं उसको भी वो फेक न्यूज दिखा रहे हैं लिख के। ये पाकिस्तान के अंदर से
आवाज आ रही है। और अगर आप इनके वीडियो सुने जो आजकल आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो पंजाबी में बोलते हैं, अब कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं वो अपने आर्मी के जनरल्स को, अपने पॉलिटिकल लीडर्स को, तो कहीं ना कहीं इस कंफ्यूज लीडरशिप को फेस सेविंग के लिए भी कुछ बच नहीं रहा है, वो बता नहीं पा रहे हैं। और जब भी ऐसा होता है तो देखिए दो चीजें थी, बहुत ही क्लियर थी। एक तो था कि हमारी देश की तरफ से इंटीग्रेटेड ऑपरेशन था, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पोजीशन पे खड़ी थी। दूसरा, हमारे जो अटैक्स थे प्रिसाइज इंटेलिजेंस से थे, और वो ये भी डिटरमिन करते थे कि क्या कंस्ट्रक्शन है, कौन सा वेपन उसके साथ बेस्ट रहेगा। फ्यूजिंग भी ऐसे बना के रखी थी कि उसी टाइम एक्सप्लोड ना कर जाए, एंटर करके एक्सप्लोड करे ताकि डैमेज मैक्सिमम हो। यानी कि बहुत ही वेल प्लान थे, प्रिसाइज थे, एक्यूरेट इंटेलिजेंस पे थे, और साथ साथ में डिस्क्रिमिनेटरी थे। हमने पहले मिलिट्री टारगेट को या सिविल टारगेट को नहीं हिट किया, हमने सिर्फ टेरर कैंप्स को हिट किया। और उसके बाद जब उन्होंने एस्केलेट किया तो उस लेवल पे भी हमने डोमिनेट किया। उनका क्या, कोई भी ड्रोन हमारे इधर कोई हमला कर सका, मिसाइल कोई भी डिस्ट्रॉय कर सकी, कोई डैमेज का वो दिखा सकते हैं प्रूफ? नहीं दिखा सकते। लेकिन जब उन्होंने मिलिट्री लेवल पे एस्केलेट किया तो हमने ऐसा रिस्पांस दिया कि उनकी एयरफील्ड्स, उनके रेडार्स, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, उनके ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, वेपन डिपोज, सब में आग लगी, तबाह बर्बाद। यहां तक कि उनके एवैक्स C-130 जहाज जैसे भी तबाह बर्बाद हो गए, JF-17 बर्बाद हो गए, F-16 तक को डैमेज हुआ। सर, बयानों में हो ना हो, लेकिन अब उनके कंफ्यूजन में साफ झलक रहा है कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। अब वो मरम्मत करा रहे हैं अपने एयरबेसेस की, अब मरम्मत के लिए टेंडर निकाले गए। तो ये तो झूठ है पाकिस्तान का जो एक्सपोज हो रहा है। आतंक का खात्मा भारत लगातार कर रहा है और फिलहाल पाकिस्तान बेबस नजर आ रहा है, पाकिस्तान डरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को नहीं पता कि भारत का अगला कदम क्या हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लगातार ये चर्चा जारी रहेगी, आप देखते रहिए इंडिया टीवी। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, भारत ने ठान लिया है कि आतंकवाद को खत्म करना है और इसका नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान को कितना नुकसान भारत ने पहुंचाया है, अब आप ऐसे समझिए कि अब पाकिस्तान को अपने एयरबेसेस की मरम्मत करवानी पड़ रही है। जी हां, भारत ने सिर्फ आतंक के अड्डों को ही मिट्टी में नहीं मिलाया, इंडिया की स्ट्राइक में पाकिस्तान की एयरफोर्स को भी बड़ा नुकसान हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर सटीक निशाना लगाया, कहीं हैंगर तबाह हुआ तो कहीं रनवे पर ऐसा गड्ढा हुआ कि दोबारा फाइटर जेट उड़ाने में कई महीनों का वक्त लग जाएगा। भारत की स्ट्राइक में तबाही के सबूत पाकिस्तान अब खुद दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने टेंडर निकाला है जिसमें वो अपने एयर बेसिस की, वो अपने एयरफोर्स स्टेशन की मरम्मत करवाने के लिए कह रहा है। 12 मई के लिए टेंडर, रावलपिंडी के लिए, रिसलपुर एयरबेस के लिए भी पाकिस्तान की तरफ से टेंडर निकाला गया है। कल्लर कहर एयरबेस की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए पाकिस्तान ने टेंडर निकाला है। इसके साथ ही साथ रावलपिंडी के लिए भी है, रिसलपुर एयरबेस की रिपेयरिंग के लिए भी पाकिस्तान ने टेंडर निकाला है। तो ये पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, उसके एयरबेसेस डैमेज हुए हैं, और इस टेंडर से एक बार फिर साबित हो जाता है कि भारत के हमले कितने सटीक थे। रावलपिंडी, जहां नूर खान एयरबेस है, वहां के लिए भी टेंडर निकाला गया है। रावलपिंडी में अलग अलग तरह की मेंटेनेंस, अलग अलग तरीके की रिपेयरिंग के लिए ये जो टेंडर है वो निकाला गया है। तो रावलपिंडी, जहां नूर खान एयरबेस है, रिसलपुर एयरबेस के लिए भी जो टेंडर है वो पाकिस्तान ने निकाला है। तो वहीं कल्लर कहर एयरबेस की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए भी टेंडर निकाला गया है। तो अब पाकिस्तान चाहे माने या ना माने, लेकिन उसकी टेंडर तो कम से कम बता रहे हैं कि उसे नुकसान हुआ है और भारी डैमेज पाकिस्तान को उठाना पड़ा है, भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है, और इसीलिए वो सीज फायर चिल्ला रहा था। बहल सर, इसमें रावलपिंडी का नाम है, इसमें इस्लामाबाद का नाम है, इस टेंडर की पूरी लिस्ट को मैं देख रही हूं, इसमें सरगोदा का नाम है, इसमें शोरकोट का नाम है। वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से रिपेयरिंग करवाना चाह रहा है, यानी नुकसान बहुत हुआ है पाकिस्तान को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब भी टेंडर निकलते हैं वो बेसिकली ये बताते हैं कि वहां पे अगर कोई भी चीज वो नहीं बनाना चाहते हैं या रिपेयर करना चाहते हैं, जो चीज उनकी डैमेज हो गई हो, तभी ये टेंडर निकाले जाते हैं। ये तो समझ आता है कि इन्होंने नूर खान का क्यों निकाला, हमने इतना बुरा उनका ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, C-130 को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके हैंगर के पास जो एरिया था उस पे अटैक किया हमने, जो कि इनका पॉलिटिकल और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स का बिल्कुल साथ का एरिया है। और फिर हमने अटैक किया इनके जो मेजर बेसिस है, जैसे मुरीद हो गया, जैसे रफीकी हो गया, रहीम यार खान हो गया, सक्कर, जकोबाबाद, भोलारी, सरगोदा,
कुछ तो छोड़ा नहीं हमने इनका। जो जितने भी इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे, जितने भी इनके मेन टारगेट सिस्टम्स थे, उन सभी पे, चाहे सरगोदा पे 2 रनवेज के ऊपर हमने अटैक किया, या फिर जैसे कि भुलारी में हमने हैंगर के ऊपर अटैक किया और अंदर एवैक एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब जब भी ये डिस्ट्रॉय होते हैं तो डैमेज टारमैक पे होता है, डैमेज रनवे पे होता है, डैमेज उनकी आसपास की साइट, इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम्स पे होता है। तो जब भी ये टेंडर निकलते हैं, ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन के टेंडर होते हैं। तो ये जनरली रिलेट करते हैं एयरफील्ड्स के लिए, और जो उनकी टारमैक्स और दूसरे एरियाज हैं उसको वापस रिपेयर और डैमेज रिपेयर करने के सर, लिए। इतने सारे नाम में बहस है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, रिसलपुर, कलार कहार, रावलपिंडी फिर से टेंडर में नाम सामने आ रहा है, पेशावर, शोरकोट। रावलपिंडी का तो कई बार जिक्र है, सबसे ज्यादा नुकसान रावलपिंडी को ही हो रहा है। इस्लामाबाद का भी जिक्र है, सरगोधा, रावलपिंडी फिर आ गया, सरगोदा, डीजी खान, कामरा, कोहट, रावलपिंडी। तो ऐसा लग रहा है कई बार इस टेंडर में नाम है, सबसे ज्यादा नुकसान यानी रावलपिंडी पर ही पहुंचाया हम लोगों ने। और सबसे ज्यादा डर तो उसी का ही था उनको। पाकिस्तान का आर्मी हेडक्वार्टर्स, नेवल हेडक्वार्टर्स और जो एयर हेडक्वार्टर्स है उसके बिल्कुल साथ है। जनरल मुनीर जहां जाते हैं आर्मी हेडक्वार्टर्स के अंदर, बिल्कुल साथ है। पॉलिटिकल लीडरशिप का हेडक्वार्टर्स 10 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद के अंदर। और साथ साथ में जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन है, जो कि उनकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जिसके अंदर आती है, वो भी उससे 10 किलोमीटर दूर है। तो यानी कि ये रावलपिंडी इनका नर्व सेंटर था, और सबसे ज्यादा इनको डर था कि हम इनका एसपीडी ना उड़ा दें। अब देखिए, इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो फेल हुआ, और उसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान को अब टेंडर निकालने पड़ रहे हैं, और उस टेंडर में बताना पड़ रहा है कि मेंटेनेंस होगी, हमें मरम्मत की जरूरत है, क्योंकि भारत ने बड़ा सटीक निशाना लगाया। लेकिन जो पाकिस्तान ने निशाना लगाने की कोशिश की, वो निशाना कैसे बेकार चला गया वो भी आपके सामने रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में खलबली मच गई। बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री ठिकानों और सिविलियन इलाकों को ड्रोन और मिसाइल से टारगेट करने की कोशिश की। भारत की मजबूत एयर डिफेंस की दीवार ने पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम कर दिए। भारत के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री और सिविलियन इलाकों को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान की तरफ से 600 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए, जिसे भारत के आकाश तीर सिस्टम ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के एक एक ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान के हमले से निपटने के लिए भारत ने 1000 से ज्यादा गन सिस्टम, 750 के करीब शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया था। तो पाकिस्तान इसलिए भी बौखलाया हुआ है मेजर जनरल अस्थाना सर, इसलिए भी उसको डर लग रहा है कि करे तो करे क्या। वो मिसाइल मारता है तो आकाश तीर उसे कामयाब नहीं होने देता, और हम मिसाइल मारते हैं तो उसके 11 एयरबेस तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल, ये जो हम भारत के सिस्टम हैं वो इस तरीके से एयर डिफेंस अम्ब्रेला उन्होंने बनाया, जो भी है, जो और छोटे से छोटा सिस्टम, बल्कि हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले 23 mm गन और जो जू सिस्टम है जो कि उसको भी इस्तेमाल किया। तो ये जो सस्ते ड्रोन हैं, काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि शायद इनके ड्रोन को बर्बाद करने के लिए हमने बहुत महंगा एमुनिशन खर्च किया हुआ। ऐसी बात नहीं है। जो सस्ते ड्रोन हैं वो सस्ती चीज़ों से इस्तेमाल उड़ाए गए, कुछ गन से उड़ाए गए, कुछ शोल्डर फायर्ड मिसाइल से उड़ाए गए। तो एक जो अलग अलग लेयर पर हम लोगों ने एक एम्ब्रेला बनाया हुआ है, और उससे अलग अलग किस्म का जो इनके मिसाइल और ड्रोन आए थे उनको उड़ाया गया। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आकाश तीर सिस्टम है, ये पूरा एक तरीके से हार्मोनाइज कर देता है हर चीज़ को, कि कौन सी ट्रैक करने के बाद में फिर जो टारगेट है उसके लिए कौन सा सिस्टम सही है, और उस सिस्टम को उससे लॉक कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो सही सिस्टम है वही सिस्टम उसके ऊपर फायर करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उनके छोटे ड्रोन के लिए हम कोई S-400 की मिसाइल फायर करें, ऐसा नहीं है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ से इकोनॉमी भी हमारी सही रहती है, क्योंकि हम महंगा एमुनिशन खर्च नहीं करते, और बड़े ही आराम से हमने सारे के सारे ड्रोन उनके सही लेवल पर तबाह करे। 15 ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ जाकर लगी सिन्हा सर, वो तो देख लिया। पाकिस्तान खुद कबूल भी कर रहा है, ब्रह्मोस का नाम भी ले रहा है, टेंडर भी निकाल रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान ने कोशिश की, ड्रोन चलाने की कोशिश की, चाइनीज मिसाइल दागने की कोशिश की, वो आकाश तीर के सामने कैसे बेबस हो गई, कैसे हमने उसको मार गिराया, वो भी पूरी दुनिया देख रही है। देखिए प्रीति, जो आकाश तीर की बात हो रही है, जो आर्मी के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, एडी का, एयर डिफेंस का सिस्टम है, इसके अंदर ये जो प्योरली इंडिजिनस है। सबसे पहले तो ये हमें वर्ल्ड में होता है आयरन डोम, इसको हम लोग भारत का आयरन डोम बोलते हैं।
और देखिए इसकी जो कैपेबिलिटी कुछ बताऊं, इसकी रेंज 18 किलोमीटर की है। व्हेन आप इसको देखते हैं कि कैसे ये करेगा, तो कितने आकाश तीर सिस्टम हमने लगाए होंगे। सोचिए 1400 किलोमीटर की फ्रंटेज में हमने ये लड़ाई लड़ी गई है। इसके अंदर में इसमें एक रडार होता है, उसको 3D रडार कहते हैं आप सारे, और एक छोटा रडार होता है, उसको लो लेवल का, उसको लो वेट का, वो एकदम इतना छोटा है कि कहीं भी वो जा सकता है, अपने रेंज में जाकर के करता है। और इसके अंदर में वो ऑटोमेटिक फायर होता है, इसको कोई आदमी ऐसे नहीं फायर करता है जो सिस्टम का हमारे मिसाइल्स फायर होंगे। एआई का इतना समावेश किया गया है 4 साल से हम, और पहली बार पूरे विश्व के अंदर में बैटलफील्ड के अंदर में एआई का इस्तेमाल हुआ है। एआई और सटीक है, और ऐसा भी नहीं कि आपके एक ही कोई, मान लीजिए वहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल आ रहा है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी ड्रोन हो, उसको एक सिस्टम ने एक ही ने मारा है, उसमें 4 में एक साथ फायर नहीं खोल दिया। डर यही था जो हम लोग अभी उतने ज़्यादा नहीं हैं, पता नहीं है, जब ज़मीन पे नहीं है। हमारे समय प्रॉब्लम ये होती थी कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है, सब खोल देंगे, एयरफोर्स भी, और इसका इंटीग्रेशन एयरफोर्स के सिस्टम से किया गया है। और सबसे पहले उनके पास, क्योंकि S-400 300 टारगेट को एक साथ पकड़ता है 600 किलोमीटर, और उसमें से कौन करेगा वो सेलेक्ट करेगा, क्या मैं करूंगा, ये करेगा, वो पास करता है आकाश तीर को। आकाश तीर ऑटोमेटिकली एक सिस्टम को करता है, और सब एआई से इसको इंटीग्रेट किया गया। 4 लेयर में है, अगला लेयर, उसके सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, तो इसको कोई भेद नहीं पाता है। बिल्कुल, 600 से ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान ने भेजे हैं, और वो सारे के सारे ड्रोन एक भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। उसने चाइनीज मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की, उसने फतेह 2 दागने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ पाया, एक भी निशाना नहीं लग पाया, और सारी की सारी बेकार उसकी मिसाइलें, उसकी ड्रोन गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे भारत ने पाकिस्तान को ये मार मारी है, समझिए आप। हमारे एयरफोर्स ने दुश्मन के एयर डिफेंस कवच को तोड़ने का एक नायाब तरीका जो है वो अपनाया। असली फाइटर जेट की जगह डमी फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAV का सहारा लिया गया। लक्ष्य और बंशी UAV को जेट जैसा दिखाने के लिए भारी भरकम बनाया गया। इंफ्रारेड सिग्नेचर जोड़ा गया था ताकि पाकिस्तानी वायुसेना को लगे कि असली फाइटर जेट आ रहे हैं। पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस, सियालकोट, सरगोधा और रहीम यार खान के सामने इन डमी फाइटर जेट की उड़ान भेजी गई थी। इससे पाकिस्तानी एयर डिफेंस सक्रिय हो गया। पाकिस्तान ने HQ-9 रडार सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। इंडियन एयरफोर्स ने इसका फायदा उठाया। हैरोप ड्रोन्स ने पाकिस्तानी मिसाइल रडार साइट्स को तहस नहस कर दिया, और फिर ब्रह्मोस के प्रहार से पूरे पाकिस्तान को दहला दिया गया। ये सामने धमाका हुआ है, एयरबेस के अंदर धमाका, एयरबेस के अंदर धमाका हुआ। ये देखो अभी अभी ये सामने धमाका हुआ है, एयरबेस के अंदर। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से चकमा खा गया। पाकिस्तान की पोल भी अब परत दर परत खुल रही है। पाकिस्तानी आवाम ही अपनी सरकार और फौज का इन झूठे सबूतों के साथ सबूतों को सामने ला रही है। इस बीच पाकिस्तान की एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद अपने बयानों से पूरी दुनिया में वायरल हैं। औरंगजेब अहमद ने S-400 तबाह करने का दावा किया था, और उसकी लोकेशन कैसे मिली, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, उस पर पूरी दुनिया हंस रही है। पाकिस्तान फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान औरंगजेब अहमद ने कहा कि S-400 पर हमला करना उसका पता लगाने से आसान है, क्योंकि वो व्हीकल माउंटेड है, चलता फिरता है, और हमने उसे लोकेट किया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। औरंगजेब अहमद के सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले बयान पर अब पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। एयर कॉमोडोर AS पहल सर, आप ही समझाइए 2 बातें। एक तो हमारी स्ट्रैटेजी आप देखिए, हमने कैसे चकमा दिया, हमने डमी UAV प्लान कर दिए, उनको लगा फाइटर जेट आ रहे हैं, उसके बाद हमारे हेरोप ड्रोन ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, और फिर हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने रहा सहा काम जो है वो पूरा कर दिया। और दूसरी तरफ इनके एयरफोर्स वाले क्या बता रहे हैं, कौन सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या कहना चाह रहे हैं, समझाइए, आप ही समझाइए ये बात। जी प्राची जी, पहले तो मैं ये कहूंगा आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया जो ऑपरेशनल टैक्टिक्स इंडियन एयरफोर्स की हैं। नॉर्मली ये चीजें बाहर आती नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं कहां से इंटेलिजेंस मिली, और आपने बिल्कुल सही बताया। देखिए, हम जब डिकॉयज भेजते हैं
और डिकॉयज का अगर रेडार सिग्नेचर और आईआर जो हीट सिग्नेचर होता है, अगर वो हम बढ़ा देते हैं, रेडार रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा के और हीट सिग्नेचर बढ़ा देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे उनके पाकिस्तान के या एनिमी के रेडार्स हैं, उनको लगता है कि ये असली में जहाज आ रहा है, और वो होता अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। तो जब वो बॉर्डर के पास जाता है तो क्या करते हैं वो लोग, अपने जो एक्विजिशन रेडार जो होता है उससे लेके जो अटैकिंग के लिए एयर डिफेंस सिस्टम के अपने रेडार्स होते हैं, जो ट्रैकिंग रेडार्स भी होते हैं और जो फाइनली मिसाइल को लॉन्च करके उसको लॉक ऑन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको जैम करना ज्यादा आसान होता है। जो ट्रैकिंग रेडार होते हैं, जो बिल्कुल एयर डिफेंस सिस्टम के साथ लगे हुए होते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे ही हमारे जहाज आ रहे तो उन्होंने सारे के सारे उनके जो रेडार्स हैं, चाहे वो उनके सर्वेलेंस रेडार्स हैं या फिर उनके एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार्स हैं, उन्होंने अपना रेडार खोल दिया। और खोलने से क्या होगा, उनके जो सिग्नल्स हैं रेडार के हमको मिलने शुरू हो गए। और ये जो ड्रोन्स होते हैं जो जाते हैं और रेडार को हिट करते हैं, इन्हीं सिग्नल से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस रेडार को हम टारगेट करने के लिए जा रहे हैं, क्या ये वही रेडार है कि नहीं है। उसको कंपेयर करके फिर उससे कामाकाजी ड्रोन जाता है और जाके हिट करता है और उसको एक्सप्लोड कर देता है, खत्म कर देता है। ये पाकिस्तान को तो ये पता भी नहीं चला कि हमने कब आके उनके 6 रेडार्स उड़ा दिए, उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो HQ-9BE है उसको खत्म कर दिया, जो कि S-300 के बराबर आता है। और उन्होंने क्या कहा, अब देखिए हंसने की बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एयर डिफेंस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये तो मैं मानता हूं। हाँ। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब समझते हैं क्या? वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिट करने का मतलब होता है वो हाईली प्रोटेक्टेड होता है। जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, क्या आप उसको हिट कर सके? आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री वहां पे बोल रहे थे, उनके पीछे ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर, लॉन्चर व्हीकल खड़ी थी, जो S-400 की है, वो क्या दर्शा रही थी आपको कि S-400 सेफ है, वो रनवे सेफ है जहां प्रधानमंत्री ने लैंड किया था। तो S-400 को मारना इतना आसान नहीं है। जो भी वेपन सिस्टम का उन्होंने ये कहा था कि JF-17 ने CM-100 का इस्तेमाल किया था, जो हाइपरसोनिक, पहले तो वो हाइपरसोनिक है कि नहीं इसमें भी डाउट है। और दूसरी चीज आती है कि वो वाला जो वेपन सिस्टम है उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। और भारत की जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम थे, ऐसे सिस्टम्स को हमने तबाह और बर्बाद हवा में ही कर दिया था। तो उनका ये झूठ तब पकड़ा गया जब हमारे प्रधानमंत्री पहले दिन ही वहां जाके, उन्होंने टाइम नहीं वेस्ट किया। हाँ। वो पहले दिन ही जाके उन्होंने दिखा दिया। आप जो S-400 की बात कर रहे थे, झूठ बोलने के लिए भी थोड़ी बहुत अक्ल तो होनी चाहिए ना, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस तो होना चाहिए, और वो कॉमन सेंस पाकिस्तान के पास है नहीं। उनकी आर्मी अलग कहानी सुनाती है, शहबाज शरीफ अलग कहानी सुनाते हैं, और आवाम कुछ अलग ही बात करती है। और इसीलिए पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ है, चौतरफा उसको नुकसान हो रहा है। और एक और नुकसान है जो पानी का है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। जी हाँ, भारत के एक और वाटर स्ट्राइक से कैसे सूख रहा है शहबाज और मुनीर का गला। मोदी के सिंधु प्लान से क्यों खौफ में आतंकिस्तान। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म लगातार जारी है और पाकिस्तान कैसे अब पानी के लिए परेशान है, सीज फायर खत्म हो रहा है, इसको लेकर परेशान है, सब कुछ आपको बताएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच कल तक सीज फायर है, सोमवार को क्या होगा इसे लेकर पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का डर है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ से लेकर आर्मी चीफ मुनीर की नींद उड़ गई है। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री, विदेश मंत्री और NSA के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसके बाद से पाकिस्तान का खौफ और बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने बड़ा बयान दिया। हामिद मीर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा एक्सेलेरेशन हो सकता है। पाकिस्तान को इंडिया से खबरदार रहने की जरूरत है। देखिए डर कैसे निकल कर आता है, शब्द कुछ और चुन रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, मायने कुछ और निकाले जा रहे हैं। इसे इंडिया की गलती तो बता रहे हैं हामिद मीर, लेकिन पाकिस्तान की वो गलती जो उसने 22 अप्रैल को की थी, निहत्थे मासूम पर्यटकों के मारकर, कितनी भारी पड़ी पाकिस्तानियों पर, ये वहां से आ रही तस्वीरों को देखकर सिन्हासर अंदाजा लगाया जा सकता है। शब्द साथ नहीं दे रहे हामिद मीर के। देखिए प्राची, जो हामिद मीर को जानते हैं, ये माना जाता है कि पाकिस्तान के टॉप नॉच जो उनके जर्नलिस्ट हैं उसमें से आते हैं, और इनकी कंट्रोवर्सी बहुत है। देखिए अभी हमने विजुअल देखा, उसके अंदर में एक तरह से वो भारत को धमकी दे रहे हैं कि इस बार तो यदि आप करेंगे तो हम कुछ कर देंगे। इसके पहले तो हमने रोका, जो कह रहे हैं 7-8 तारीख की रात में जो हुआ, और बहुत बड़ा हुआ, वो आपके 9 टारगेट बर्बाद हुए, वो उसमें कहते हैं हमने रोका। फिर उसके बाद तो भारत करता रहा, हम ज़्यादा कुछ नहीं हुए, मगर इस बार हम कुछ करेंगे। इशारों में कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए आपने जो सही बात बताई कि पाकिस्तान पूरा घबराया हुआ है कि भारत क्या कर देगा। हम तो यही कह रहे हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर थमा है, रुका नहीं है।
ये स्ट्रैटेजिक पॉज भी हो सकता है और पॉसिबिलिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो हम भी बहुत सारी मैसेजिंग भी दे रहे हैं। हमारे देखिए लीडर्स हैं, जो अपोजिशन लीडर्स हैं, उनको हम भेज रहे हैं पूरी जगह, सबको बताओ कि क्या है। इसकी एक अलग मैसेजिंग है। भारत अपनी मीटिंग कर रहा है, उसकी अलग मैसेजिंग है। और पाकिस्तान को इसी तरह हमें, और आपने एक पहले बहुत अच्छी चीज़ चलाई थी कि हम लोग अभी रणबीर कनाल जो सिस्टम है चिनाब के अंदर में, उसका हम बढ़ा रहे हैं, कनाल सिस्टम को ही बढ़ा रहे हैं, जिससे पानी की खपत बढ़ जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो पाकिस्तान वो हो रही है ज़मीन पे। और देखिए, मुझे तो ऐसा खबर है कि शायद रावी रिवर के ऊपर कोई डैम बना है, उसकी भी इनॉग्रेशन होने वाली है। रावी के ऊपर में डैम है। अब हमारे तौर पे यदि हमारी जो एग्रीमेंट है, रावी की एक भी पानी उनके पास नहीं जानी थी, बहुत बड़ी मात्रा में चली जाती है, खास करके फ्लड की वाटर। और वो गैलरी हेडवर्क है, वहाँ भी रोकते हैं तो नहीं रुकता है। तो वो जो चीज़ें हो रही हैं, मेरे ख्याल से वॉर फुटिंग के अंदर में इंडिया में काम चल रहा है। और जो ये वाटर वॉर है ना, ये वॉर इज़ सो कंटिन्यूइंग। पाकिस्तान के यदि नींद ढूंढे हैं तो दो चीज़ों से, एक तो इसकी, और कब हमारे रिट्रीब्यूशन उनके ऊपर आएगा, ब्रह्मोस कैसे चलेगा, इससे उनकी पूरी खलबली इसकी है। और ब्रह्मोस चलती है, कहाँ से चलेगी? हमारे जो रणबांकुड़े हैं, हमारे जो एयर वॉरियर्स हैं, या हमारे जो जल के ऊपर में लोग हैं, वो जो कहाँ से आएगी इनको पता नहीं है। और वो इतनी ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा का अस्त्र है वो। हम ऑफ कोर्स ये दो नदियों का नाम है, हम भी जानते हैं, मगर ये तो कहा जाता है ना, ब्रह्मास्त्र हमारा है, सबसे बड़ा अस्त्र है। तो दुनिया चंबी है। आपको 57 देश लाइन लगा दिए हैं कि हमें चाहिए। तो नहीं, अब उसकी कितनी शक्ति है तो पाकिस्तान खुद ही बता रहा है ना। वो ब्रह्मोस कितना सटीक निशाना मारती है, ये तो पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जान सकता। मेजर जनरल एसपी अस्थाना सर, सवाल जो पाकिस्तानियों के जहन में सबसे ज्यादा है, हिंदुस्तान ने तो 23 मिनट के ट्रेलर में दिखा दिया हमारी पिक्चर कैसी होगी, और हिंदुस्तान की आवाम भी ये जानती है कि हम तो पाकिस्तान को बहुत मारेंगे, पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे। लेकिन पाकिस्तानी आवाम को ये समझ नहीं आ रहा कि सीज फायर कल तक है, मंडे को फिर डिसाइड होना है। बार बार चेताया जा रहा है भारत की तरफ से कि प्रोबेशन पीरियड पर हो, कुछ भी करोगे फिर मारेंगे, और ऐसा मारेंगे कि इस बार अमेरिका भी आपको नहीं बचाएगा। तो ये डर उनका कितना जायज है, क्या होने जा रहा है अब आगे? देखिए, डर जायज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में जो परेशानी है वो कई तरफ से है। सबसे पहले उनके लीडर्स ने बढ़ चढ़ के बोला कि अगर पानी रुकेगा तो खून की नदियाँ बहेंगी। अब पानी रुक गया, कुछ हद तक तो रुका है, अब बाकी और बाकी को रोकने के एफर्ट्स दिखा रहे हैं, और भारत रुक नहीं रहा है उन एफर्ट्स में। तो भारत जग जाहिर कर रहा है उन एफर्ट्स को कि कैसे हम पानी रोकेंगे, और कोशिश भी उस तरफ, एक्शंस भी हो रहे हैं। तो ये एक्शंस से अब एक प्रेशर पड़ेगा उनके ऊपर फिर से कि आप कुछ करो। अब कुछ करो में पहली चीज़ तो उन्होंने बोल दिया, एक रिक्वेस्ट करा जी, बात कर लो हमसे। अब वो भारत मानने को तैयार नहीं है कि खून और बातचीत जो है वो, टेररिज्म और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। ये जवाब उसका बिल्कुल क्लियर हो गया। 18 मई तक सीज फायर है। उसके बाद में अगर ये कोई हिमाकत करते हैं इस तरफ से कि भाई हमारा पानी रुक गया है, तो कुछ और अगर कोई एक्शन करने की कोशिश करते हैं तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। और 18 के बाद में वो जवाब जो है वो कभी भी दिया जा सकता है। तो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है उनके दिमाग में, और हमने ये भी जाहिर किया है, आपने देखा होगा लीडर्स ने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये मैसेज उनकी तरफ भी है और ये मैसेज अमेरिका की तरफ भी है, क्योंकि अमेरिका भी बीच में कुछ अपने पॉइंट से स्कोर करना चाह रहा था कि भी मैंने मध्यस्थता करा दी है और मैंने सीज फायर करा दिया। तो भारत ने उनकी भी धारणा बिल्कुल नकार दी है अच्छी तरीके से कि ये कोई सीज फायर नहीं है। और दूसरी चीज़ है, ये पॉज है ऑपरेशन में, और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ये जो पॉज आप बोलते हैं ना, यही पॉज पाकिस्तान को डरा देता है। यही पॉज पाकिस्तान को समझ नहीं आता कि अब उधर भारत से क्या आने वाला है। भारत पानी को तो बार बार तरसा रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान चाहता है कि पानी पर बात हो, लेकिन भारत बात नहीं करेगा। टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं हो सकती। भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में बड़ी तबाही की दस्तक शुरू हो गई है। भारत दूसरी वाटर स्ट्राइक की तैयारी में है। भारत चिनाब नदी पर बने रणबीर कैनाल की लंबाई बढ़ाने पर विचार कर रहा है, ताकि पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ट किया जा सके। भारत को अब तक इस नहर से सिर्फ 40 क्यूबिक मीटर पानी मिल पाता था, जिसे बढ़ाकर अब 150 क्यूबिक मीटर किया जा रहा है। पानी रोके जाने से पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया हुआ है। इस बीच पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के एक्शन की तुलना इजरायल से कर दी है। बिलावल का कहना है कि बातचीत से पहले सिंधु जल समझौता की बहाली जरूरी है।
वहीं पाकिस्तान के डिप्टी पीएम पानी रोकने को एक बार फिर एक्ट ऑफ वॉर बता रहे हैं। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बच रहा, पानी के लिए तरस रहा है बहलसर, और वो पानी भारत की तरफ से अब उससे दिया नहीं जाएगा। अगर आप खून बहाएंगे तो हम पानी आपकी तरफ नहीं बहने देंगे। आप इसे एक्ट ऑफ वॉर मान लीजिए, आप इसे इजराइल जैसा कारनामा मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन भारत बहुत लाउड एंड क्लियर पूरी दुनिया को सर ये तो बता रहा है ना कि भाई टेरर करेंगे तो ना टॉक होगी, ना कोई ट्रेड होगा, ना आपको पानी दिया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्राची जी। ये ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में। 3 रिवर्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, इंडस, चेनाब और झेलम। लेकिन क्यों साइन हुई थी ये ट्रीटी? ट्रस्ट और फ्रेंडशिप से, डेवलपमेंट और कोऑपरेशन की ट्रीटी थी। पर अगर एक साइड से आप खून की नदियां भारत में बहाएंगे तो पानी जो है नदियों के अंदर जरूरी नहीं है हमको देना। 70 से 80% पानी हम दे रहे थे पाकिस्तान को इन नदियों का, और हमारे पास क्या आ रहा था? 20 से 30% पानी हम आपका लुक आफ्टर कर रहे थे, और आपने क्या किया? हमारी ही पीठ में खंजर मार दिया। अब क्योंकि ट्रस्ट और फ्रेंडशिप पे क्वेश्चन आ चुका है तो ये ट्रीटी को हमने सस्पेंड कर दिया है। आपने कहा हम कैनाल की लेंथ बढ़ा रहे हैं, 60 किलोमीटर कर रहे हैं, और साथ में क्या हमारे एरियाज को J&K के अंदर, उमर अब्दुल्ला भी तो यही कहते हैं, क्या हमारे एरियाज को पानी नहीं मिलना चाहिए, डेवलपमेंट नहीं करनी चाहिए, क्या हमें जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की? तो ये बहुत जरूरी है कि ये कैनाल बने, लेकिन साथ साथ बने टुलबुल प्रोजेक्ट का, साथ साथ बने वो प्रोजेक्ट जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, वुलार लेक, जो इंडिया की सबसे बड़ी लेक है फ्रेश वाटर, उसके ऊपर बने, ताकि हम फ्लड एंड वाटर मैनेजमेंट भी कर सके। हम वो पानी जो हमारे देश को चाहिए, J&K की डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वो वहां पे जा सके। हां, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, आप आतंकवाद का रास्ता अपनाएंगे, तो हम गेट बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं दराजस के, और जब भी हम बंद करेंगे तो सूखा होना ही है, और जब भी हम खोलेंगे तो फ्लड्स भी आ सकते हैं, और डेटा मैनेजमेंट हम करेंगे नहीं, आपको बताएंगे नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि अब भी सुधर जाए, आतंकवाद का रास्ता छोड़ दें, आतंकवाद को टूल की तरह ना इस्तेमाल करें, नहीं तो ये फंदा आपके लिए ऐसा साबित होगा कि आपका पंजाब भी नहीं बचेगा और सिंध भी नहीं बचेगा। अब पानी बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पानी पाकिस्तान को मिल नहीं रहा। घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा जा रहा है, उसके आतंकवाद को खत्म किया जा रहा है, आतंकवादियों को निशाना बनाया जा रहा है, एयरबेस को तबाह किया जा रहा है, कैजुअलिटी हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान समझ नहीं रहा है। पानी उसे अभी मिलेगा नहीं। पाकिस्तान सिर्फ बूंद बूंद पानी के लिए नहीं तरसेगा, बल्कि भारत ने अब पाकिस्तान को इंटरनेशनल मंच पर बेनकाब करने की तैयारी पूरी कर ली है। केंद्र सरकार ने एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया है। डेलीगेशन पहलगाम हमले और उसके बाद पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठे प्रोपेगेंडा की पोल खोलेगा। लेकिन अब डेलीगेशन को लेकर कांग्रेस ने पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज सुबह एक्स पोस्ट करके डेलीगेशन की लिस्ट जारी की। उसमें 7 डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों के नाम हैं। इस लिस्ट में टॉप पर शशि थरूर का नाम है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं सरकार पर। रिजिजू के एक्सपोस्ट का जवाब कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने दिया। जयराम ने एक्सपोस्ट में लिखा कि कल रिजिजू ने खरगे और राहुल गांधी से बात की थी। कांग्रेस से 4 सांसदों के नाम मांगे गए थे और कल ही कांग्रेस की तरफ से 4 सांसदों के नाम दे भी दिए गए थे, जिसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। वहीं सरकार की तरफ से डेलीगेशन में नाम शामिल किए जाने पर थरूर ने खुशी जाहिर की है। थरूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि जब बात राष्ट्रहित की हो और मेरी सेवाओं की जरूरत हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। भारत का ये कदम है पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए। ऑल पार्टी डेलीगेशन जो अलग अलग देशों में जाएगा, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करेगा, और इसी में विपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया गया है, जिस पर सियासत भी थोड़ी बहुत इस वक्त देखने को मिल रही है। सिन्हा सर, इस कदम को हम कैसे देखें? कदम भारत का कि हम सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, हम दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे, पाकिस्तान के झूठ को बताएंगे, और उस पर ये सियासत। देखिए प्रीति, ये बहुत बड़ा स्टेप है। जब हम कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर थमा है, रुका नहीं, उसी बीच हम पूरे विश्व के अंदर में ये मैसेजिंग, मेरे ख्याल से उसके 3 पॉइंट हैं। एक तो कश्मीर का क्या मुद्दा है, कश्मीर हमारा कैसे अभिन्न अंग है, इसके ऊपर में सबको, एक ह्यूमन राइट के ऊपर में है, और ये ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में ब्रीफिंग नहीं है। ये लोग जा रहे हैं और दुनिया के हर एक कोने में मेरे हिसाब से 7 डेलीगेशंस हैं और उसको अपोजिशंस लीडर उसको हेड कर रहे हैं। तो एक भारत की जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का ये हिस्सा है, जो कि
साथ हैं। हाँ, कुछ लोगों का जैसे शशि थरूर के नाम पे इतराज़ हो रहा है कांग्रेस के, वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और उनका चयन क्यों हुआ? देखिए, यूएन में भी रहे हैं, वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर रहे हैं, उनकी एक अपनी पकड़ है जिस तरह से, और ख़ास करके यूरोप में वो 2 जगह जा रहे हैं, तो बात उसके ऊपर में ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि क्यों सेलेक्ट किया गया। हमने 4 नाम देखे थे तो उसमें नहीं। तो यदि कांग्रेस मानती है कि यहाँ भी राजनीति करें, क्योंकि देखते हैं वहाँ के कांग्रेस के बहुत सारे नेताएं जाते हैं अमेरिका में जाकर के भारत विरोधी बातें करते हैं। शशि थरूर एक रिकॉग्नाइज्ड वेरी बैलेंस्ड हैं और उनका डंका बजता है, यूएन में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनके, और जो उनकी एक परसेप्शन के अलावा जो डिलीवरी है वो इतनी क्रिस्प है और इतनी अच्छी है, सटीक है कि वो निशाने पे लगती है। तो मेरे ख्याल से हमें तो अपने देश की जो खोजी हुई इस तरह की शक्तियां हैं उसको निकाल के भेजनी चाहिए। इसमें कोई राजनीति करने की क्या मतलब है? पूरा विश्व जब आपके साथ खड़ा होकर के पूरे, ये तो एकदम आईने की तरह साफ है कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से हुआ, किस तरह से आतंकवाद हमारे देश में चलाया जाता है कि पाकिस्तान, यही बताया जा रहा है ना। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, इसकी बात हो रही है। कैसे ह्यूमन राइट, यदि आप बताइए कि 22 अप्रैल के अंदर में जो जघन्य अपराध किया 26 लोगों का, वो यदि उसके बारे में आप खुलकर बताएंगे, यही चीज़ें बताने जा रहे हैं। तो कोई ऑपरेशन की हमने ये किया, हमने ये मारा, ये नहीं ब्रीफिंग है। इसकी ब्रीफिंग दूसरी है, जैसा मैंने पढ़ा है कि इनको क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया है। तो मेरा तो यही अनुरोध है अपोजिशन पार्टी से कि फॉर गॉड सेक, अभी बहुत टेस्टिंग टाइम है, ये एक बहुत लंबी लड़ाई है और भारत को जियो स्ट्रैटेजिकली इमर्ज आउट करना है। हमें अदर नंबर 1 पोजीशंस में जाना है, चाहे इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली और जो जियो पॉलिटिकल सिस्टम से, तो हमें मिल के चलना पड़ेगा। और एक बहुत सोचा समझा हमारे जो आज की जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी है कि इनको बागडोर समाज है कि आप चाहे बताएं। ठीक, और भारत सरकार ने बताया भी ये है कि इंडियाज कंटिन्यूड फाइट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी पूरी दुनिया को। अलग अलग देशों में ये 7 जो डेलीगेशन हैं वो जाएंगे, जिसमें शशि थरूर का नाम है, रविशंकर प्रसाद हैं बीजेपी के, संजय कुमार झा हैं जेडीयू के, बैजनाथ पांडा हैं बीजेपी के, कानिमोझी करुणानिधि हैं डीएमके के, और सुप्रिया सुले एनसीपी से, श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना से हैं। तो ये 7 लोगों के नाम हैं जिनको चयन किया गया है। मकसद यही है कि भारत का जो स्टेटस है, भारत का जो स्टैंड है, वो लाउड एंड क्लियर पूरी दुनिया के सामने रखा जाए। बहुत शुक्रिया सिन्हा सर, बहल सर और अस्थाना सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार शहबाज को पाकिस्तान में ही क्यों कहा जा रहा है झूठों का सरताज? भारत के अदृश्य योद्धा ने पाकिस्तान के सिस्टम को कैसे तहस नहस करके दिखा दिया? देशहित पर कांग्रेस क्यों कर रही है कलेश की पॉलिटिक्स? हर खबर पर होगी बात दोपहर 3 बजे।